हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 7 में हमारी जो बुक है हमारा भूमंडल उसका चैप्टर 10 देखने चल रहे हैं। चैप्टर का नाम है प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। बच्चों, प्राकृतिक प्रदेश और जनजीवन में ही हमारा थर्ड पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोग विषुवत-रेखीय प्रदेश देखे थे, दूसरा पार्ट था सवाना प्रदेश देखे थे और तीसरे पार्ट में हम लोग देखने चल रहे हैं मरुस्थल। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसे आपको मैप पे दिखाना चाहूँगा कि ये मरुस्थल कहाँ पे स्थित हैं और हमें किसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये उत्तरी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका का रीजन है। फिर ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पे ये अफ्रीका है, ये अफ्रीकन रीजन है। फिर इसके बाद ये यूरोपियन रीजन है और इसके बाद ये ऑस्ट्रेलियन है और जो बचा ये सब एशियन रीजन है। तो इन सारे रीजन्स में कहाँ कहाँ पे मरुस्थल पाए जाते हैं, सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं। अमेरिकी महाद्वीप में दो जगह दिखा रहे हैं, कोलोराडो और एरिजोना। तो कोलोराडो और एरिजोना ये दोनों कहाँ पाए जाएंगे? उत्तरी अमेरिका में। फिर आप दक्षिणी अमेरिका में आएंगे तो पेरू और चिली में फैला हुआ है, ये लंबाई में देखिए इस तरह से, ये है अटाकामा डिजर्ट, ये अटाकामा डिजर्ट है। फिर आप आएंगे अफ्रीका में तो नीचे की तरफ कालाहारी डिजर्ट है और ऊपर की तरफ विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जिसका नाम है सहारा। फिर अरेबियन रीजन में आते हैं तो ये अरब है, अरब प्रायद्वीप में भी अरब का है, अरेबियन डिजर्ट है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि मध्य एशिया में आपको गोबी डिजर्ट दिखेगा। गोबी डिजर्ट या फिर मरुस्थल, इसका जो विस्तार है वो मंगोलिया और चाइना में है मुख्य रूप से। फिर आप नीचे की तरफ देखते हैं तो ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप है, तो ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप में भी मरुस्थल पाए जाते हैं। तो ये है विश्व के प्रमुख मरुस्थल। अब चलिए हम लोग इनके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु कैसी होती है? तो बच्चों, उसके नाम में ही लिखा है मरुस्थल। मरुस्थल का ही अर्थ होता है कि जो मरा हुआ हो। तो इसका अर्थ है कि जहाँ पे जीव जंतु की संख्या कम से कम पाई जाती हो वो एरिया मरुस्थल वाला एरिया होता है। तो अगर इसे परिभाषा के रूप में देखें तो मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु शुष्क होती है। यहाँ पर वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक होता है। इस प्रदेश को रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं। तो मरुस्थलीय प्रदेश में सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यहाँ पे जो वाष्पीकरण होता है वो बारिश से कम होता है। अगर बारिश कम हो रही है और वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है तो नेट पानी आपका जमीन में रुकेगा ही नहीं, जिसकी वजह से जमीन शुष्क हो जाएगी और इसी को रेगिस्तान कहा जाएगा। तो हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं, मरुस्थलीय प्रदेश की वनस्पति की क्या विशेषताएं होती हैं? तो मरुस्थलीय प्रदेश में पहले ही हमने बात की कि वनस्पतियां काफी कम पाई जाती हैं। जो पाई भी जाती हैं तो उसमें क्या होगा कि उन्हें पानी की जरूरत होगी, तो पानी की जरूरत की वजह से उनकी जड़ें जमीन में काफी गहराई तक चली जाती हैं। इसके अलावा जो उनकी पत्तियां होती हैं वो वाष्पीकरण को रोकने के लिए वो मोटी और मांसल हो जाती हैं और उनके ऊपर कांटे निकल आते हैं। तो जैसे क्रैक्टस है, नागफनी है, तो ये सारी वनस्पतियां वहां पे पाई जाती हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश के वनस्पतियों की जड़ें लंबी होती हैं जिससे वह गहराई में जाकर नमी प्राप्त कर सकें। जल वाष्पन को कम करने के लिए इनमें या तो पत्तियां नहीं होती और यदि होती भी हैं तो छोटी, चिकनी और मोटी, जिन पर छोटे छोटे कांटे होते हैं। तनों पर मोटी छाल पाई जाती है। तो कुल मिलाकर बच्चों पूरा इंतजाम इस तरह से किया गया होता है कि इन पेड़ों के द्वारा वाष्पीकरण कम से कम हो। तो अब चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव है? तो जहाँ पे बच्चों पानी कम होगा वहाँ पे मानव जीवन अत्यंत कठिन होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो लोग रहेंगे उनके लिए जीवन अत्यंत कष्टकारी होता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश के विषम जलवायु के कारण यहाँ का जीवन अत्यंत कठिन होता है क्योंकि तापमान कभी बहुत अधिक तो कभी बहुत कम हो जाता है। यहाँ के लोग जानवरों के चारों ओर पानी की खोज में इधर उधर घूमा करते हैं। रेतीली आंधियों के कारण बस्तियों के नष्ट होने का भी डर बना रहता है। तो ये यहाँ के लोगों के मानव जीवन इस प्रकार से होता है। फिर अगला है,
मरुस्थलीय प्रदेश में मानव जीवन को सामान्य बनाने हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो बच्चों, इन लोगों को भी जीवन का उतना ही अधिकार है, तो इनके भी जीवन को बेहतर करने के लिए सरकारें प्रयास भी कर रही हैं। और आगे क्या करना चाहिए, इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश में मानव जीवन को सामान्य बनाने के लिए नदियों द्वारा सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं, जिससे कृषि को प्रोत्साहन मिल सके। यहाँ की नदी घाटियां या खनिज तेल उपयोगी साधन है। सरकार द्वारा रेल मार्गों और सड़कों का विकास कर उद्योग धंधे भी विकसित किए जा सकते हैं। तो ये सारी संभावनाएं हैं, अगर सरकार चाहे या फिर प्रयास भी कर रही हैं, अगर ये सब किया जाए तो इनके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न क्या है? सही जोड़े बनाने हमें यहाँ पे मरुस्थल दिए गए हैं, ये मरुस्थल हैं और यहाँ पे उनका क्षेत्र दिया गया है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो जैसे अभी हम लोग देखे थे, सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। अगर आपको अफ्रीका का स्ट्रक्चर याद हो कुछ, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जो एरिया है ये सहारा मरुस्थल का एरिया है। फिर थार कहाँ पे है? थार एशिया में भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। विक्टोरिया जो मरुस्थल है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एरिजोना अभी हम लोग देखे थे उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। अटाकामा डिजर्ट कहाँ पे है? ये दक्षिण अमेरिका में, पेरू और चिली दो देश हैं, उनके बीच में ये फैला हुआ है। चलिए अब हम लोग देखते हैं भौतिक कुशलताएं। इसमें कहा गया है कि मरुस्थलीय प्रदेश को विश्व के रिक्त मानचित्र पर रंग कर दर्शाइए। तो बच्चों ये देखिए, ये सारे महाद्वीप हैं। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपको दो दिखा सकते हैं, एक कोलोराडो और दूसरा एरिजोना। फिर दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में क्या आ जाएगा? अटाकामा पेरू और चिली में है। फिर आपका आ जाएगा सहारा मरुस्थल, ये है अफ्रीका में। सहारा में ही एक दूसरा है कालाहारी। फिर अरब प्रायद्वीप में आता है अरेबियन, और भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है थार मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जिसका हम लोग नाम के भी देखे हैं वो था विक्टोरिया। फिर गोबी, ये भी एशिया में ही आता है, ये दो देशों में फैला हुआ है, मंगोलिया और चाइना। तो बच्चों हमारा ये चैप्टर भी समाप्त हो गया है। आगे हम लोग ऐसे ही चैप्टर और लाते रहेंगे। अगर आपको ये पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आप लोग नए नए वीडियो देख सकिए और अपने ज्ञान का वर्धन कर सकिए। तो चलिए इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार।